सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो पिछले वीक के अंदर हमने टेस्ट लिया था, लाइव क्लास ली थी, उस लाइव क्लास के अंदर जो मेन प्रश्न थे, हालांकि हमारी क्लासेज अभी 5-6 दिन की हुई थी, तो जो 5-6 घंटे के अंतर्गत जो मेन प्रश्न अपन ने पढ़ा था, उसके अंतर्गत जो प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के अंतर्गत जो 25 क्वेश्चन हमने डिसाइड करे थे, उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम करेंगे। तो देखिए, इस कड़ी के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो पहला प्रश्न बनाया गया है ये: निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी गलत कथन की बात करनी है आपको यहाँ पर। अब देखो, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, तो उस परिस्थिति में आप लोगों को एक काम करना है, जहां सही हो उसके आगे टिक सही, जहां गलत हो उसको वहीं गलत। तो 1 बाय 1 अपन देखते हुए चलते हैं। पहला जो कथन है उसमें दिया है, देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। तो पहली बात, हम लोगों ने ये सीखा था कि वृत्त जो होता है, वृत्त का मतलब होता है ग्लोब की पूरी सतह के ऊपर आना। तो ग्लोब की पूरी सतह के ऊपर आना, तो क्या एक देशांतर रेखा पूरी ग्लोब के ऊपर आती है? तो हम जानते हैं एक देशांतर रेखा पूरी ग्लोब की सतह पर नहीं आती है। तो अगर एक देशांतर रेखा पूरी सतह पर नहीं आती, तो क्या एक देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण करेगी? तो इसका मतलब एक देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो पहला कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, चूंकि हम ये जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पूरी की पूरी ग्लोब की सतह पर आती हैं और एक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। तो एक अक्षांश रेखा एक पूरी सतह पर आएगी तो एक वृत्त का निर्माण भी करती है, इसलिए अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करेंगी। तीसरा कथन दिया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। देखिए, मैंने आप लोगों को कुल देशांतर रेखाएं, कुल देशांतरीय वृत्त, 3 चीजों की बात करी है। कुल देशांतर और देशांतर रेखाओं की संख्या के रूप में 360 संख्या मैंने आपको बताई है। ठीक है, और देशांतरीय वृत्तों के रूप में इसका आधा करेंगे अपन तो 180 हो जाएगी। तो इसलिए कुल देशांतरीय वृत्त जो है वो 180 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस आधार पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। तीसरे कथन में है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो चूंकि अपन जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक है, क्योंकि खुद ग्लोब काल्पनिक है, ग्लोब के ऊपर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक है, इसलिए ये कथन भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब जो कथन सही नहीं है वो कथन कौन सा हो जाएगा कि देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये आपस में एक दूसरे से कहां पर मिलती है? तो देखिए, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो पूरी की पूरी ग्लोब की सतह के ऊपर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो आती है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आधी सतह पर है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां पर किसको काट रही है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काट रही है, क्योंकि ये आधा हिस्सा इधर हो गया, आधा हिस्सा ये वाला जो होगा वो पीछे की तरफ होगा इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से में यहां पर जहां की इस 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा ने इसको काटा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसा कि अपन जानते हैं, यूरोप के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप से निकलती है, और यूरोप अफ्रीका के साथ में जब ये जाती है तो ये अंध महासागर में होते हुए जाती है
और उस समय अंध महासागर के अंदर ये किसके साथ मिलती है? भूमध्य रेखा के साथ मिलती है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में जिस स्थान पर मिलती हैं वो स्थान हिंद महासागर नहीं है, भूमध्य सागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है। कौन सा महासागर है? तो ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है। तो जहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं मिलेंगी वो स्थान कहां पर हो गया? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के अंतर्गत हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो कथन सही नहीं है उस कथन के ऊपर बात करनी है आपको। तो असत्य कथन में वापस जैसा कि मैंने कहा, जो सही है उसको सही करते चलो, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक आंसर देख करके उसको टिक करना है। हमें जो जो कथन दिए हुए हैं उनको, जो कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है उस कॉन्सेप्ट के साथ में सुमिलित करते हुए चलना है। कौन सा कथन असत्य में सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है? तो चूंकि अपन ने लिखा है कि अक्षांश रेखाएं लंबाई में समान नहीं होती हैं, सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, बात सही है। सबसे लंबी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या ऐसा है? तो हम कहेंगे कि जितने भी जो देशांतर रेखाएं हैं वो लंबाई के अंदर समान होती हैं, और समस्त देशांतर रेखाएं लंबाई में समान होंगी, तो इसका मतलब सबसे लंबी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो ही नहीं सकती, सारी समान है, सब एक जैसी है। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। फिर आगे लिखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। हमने नाम लिखे थे 0 डिग्री देशांतर रेखा के 4, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, दूसरा ग्रीनविच रेखा, तीसरा प्रधान यामयोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। चारों नाम किसके थे? 0 डिग्री देशांतर रेखा के थे, और इसी को नाम दे दिया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, चौथे नंबर पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं कहा जाता है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको तो हम समय रेखा बोलते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 0 डिग्री है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी नहीं कहा जाता। तो ये तीनों जो कथन हैं, ये तीनों कथन तो सही हो गए, और ये जो कथन हो गया वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न था हमारे लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, डोबर जल संधि और बेरिंग जल संधि। देखिए, हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ा था। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए हमने कहा था कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजारी गई है। उसका कारण हमने पढ़ा था कि स्थल भाग पर, किसी एक स्थल भाग पर 2 अलग अलग तिथियां ना हो, उन तिथियों से बचने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 स्थानों के ऊपर 8 बार क्या किया गया है? मोड़ा गया है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आती है तो ये आर्कटिक महासागर से और प्रशांत महासागर में आती है। तो हमने पढ़ा था, एक तरफ क्या था? साइबेरिया, एक तरफ था अलास्का, और इनके बीच में थी बेरिंग जल संधि। तो साइबेरिया से ये जब जारी थी तो इससे बचाने के लिए, और इसको किससे निकाला गया? बेरिंग जल संधि से निकाला गया। तो इसका मतलब ये किस जल संधि से होकर के निकलती है? बेरिंग जल संधि से। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का संबंध किस जल संधि से हो गया? तो वो बेरिंग जल संधि से हो गया। ठीक है ना? तो ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत या असत्य है? देखिए, असत्य कथन पे चलते हैं अपन। तो पहले कथन के रूप में दिया है 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है।
यानी यहाँ पर जो समय की बात करते हैं अपन मानक समय की, तो मानक समय के रूप में एक देशांतर रेखा, दूसरी देशांतर रेखा, तीसरी देशांतर रेखा। मैंने आपको कहा था कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में समय के अंतर्गत जो अंतर आता है, वो समय के अंतर्गत अंतर जो आता है वो कितनी देर का आता है, तो वो 4 मिनट का आता है। तो इसका मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतर आता है वो 4 मिनट का आता है। दूसरा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.31 या 32 किलोमीटर होती है, जो भूमध्य रेखा पर होती है। हमने पढ़ा था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान नहीं होती है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे ज्यादा जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये 111.31 या 32 किलोमीटर होती है। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तीसरे नंबर पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हमने कहा था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो लगभग समान होती है। तो लगभग समान होती है, तो इसका जो मान अपन ने बताया वो कितना बताया, तो वो 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चौथे नंबर पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को गोर के नाम से जाना जाता है। यानी दो अक्षांश रेखाएं जो हैं उनके बीच की दूरी जो है, उनके बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो वो कटिबंध के नाम से जानी जाती है, ना कि गोर के नाम से। तो इसका मतलब ये जो कथन है ये कथन गलत है। तो हमें जो गलत कथन था वो ही चाहिए था। तो निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, तो ये चौथा कथन आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 5 था। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
वो बात यहां पर है, यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 2 बजे हैं तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय कितने बजे होंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें जो प्रश्न दिया है कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि या तो आपको 2 देशांतर देगा, एक समय देगा, या फिर आपको जो समय देगा वो 2 समय देगा, एक देशांतर देगा। आपको जो दिया है उसमें 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हैं तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय पूछा, मतलब 2 देशांतर दे दिए, एक समय दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को अगर अपन लिखते हैं तो देखिए 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 40 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लिया, इस पर समय कितना हो रहा है 2 PM, और इसी समय पूछ लिया किसका 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का। ठीक है ना। तो अब पहला काम क्या करना है अपने को, इन दोनों के बीच में टोटल देशांतरों का डिफरेंस करना है। तो टोटल देशांतरों का अगर डिफरेंस करेंगे अपन तो 40 और 40 80 देशांतर आ गए। ठीक है। 80 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 चौक 32, कितने मिनट आ गए 320 मिनट आ गए। 320 में अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे देखिए यदि हम बात करते हैं तो हमारे लिए चालीस डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। दोनों देशांतरों का अंतर निकाला, दोनों देशांतरों का अंतर निकाला, टोटल देशांतरों का अंतर आ गया 80। 80 को हम अगर बात करते हैं प्रत्येक देशांतर पर समय के अंतर को, तो उसमें 4 का अंतर, तो 8 चौक 32, तो ये 320 मिनट का आ जाएगा। 320 में हमें भाग देना है कितने का, तो 320 में हमें 60 का भाग देना है। यानी अगर बात करते हैं कि कितने घंटे में 320 मिनट को अगर अपन परिवर्तित करते हैं तो हम जानते हैं कि 60 1 घंटा, 60 2 घंटे 120, 60 3 घंटे 180, या सीधा अपन इसको 60 के बजाय और सीधा सीधा भाग दे लेते हैं इसके अंदर, तो 320 बटा 60 में 6 5 30, 5 घंटे। ठीक है। 300 मिनट के 5 घंटे, 20 मिनट बच गए, 5 घंटे और 20 मिनट। ठीक है ना भाई। 320 मिनट को अगर अपन घंटे और मिनट में बदलेंगे तो 300 मिनट के 5 घंटे हो गए, 20 मिनट बच गए। तो इसका मतलब इसमें 5 घंटे और 20 मिनट का अंतर आएगा, 5 घंटे और 20 मिनट का अंतर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए बात आएगी कि यहाँ 40 डिग्री पर 2 बज रहे हैं, तो पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, तो 5 घंटे और 20 मिनट का घटेगा। 5 घंटे और 20 मिनट का घटेगा, तो 2 बजे में अगर 5 घटाओगे तो 12, 2 घंटे, फिर 12 में 9, तो 5 घंटे घट गए, और फिर 20 मिनट और घटाओगे तो 8:40 मिनट। तो ये सुबह के 8:40 मिनट का जो समय है इस देशांतर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये अच्छे से कैलकुलेशन करके मैंने आपको सिखाया भी है। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा सुबह 8:40 मिनट का होगा। ठीक है। चलते हैं 9वें प्रश्न पे। यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं, यदि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर उस समय कितने बजे होंगे। तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर वही सेम टेक्निक लानी है आपको। 0 डिग्री,
180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। यदि बात करोगे 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की, तो ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सुबह के कितने बज रहे हैं? 10 AM। ठीक है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस समय कितने बजेंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करें? तो सबसे पहला काम करना है अपने को कि देशांतरों के अंदर अंतर कितना है। तो कितना अंतर है? तो ये 30 देशांतर और ये 70 देशांतर, तो टोटल देशांतर है 100। तो 100 देशांतर है अगर, तो 100 देशांतर को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो 100 देशांतरों को पार करने में जो समय लगेगा वो 400 मिनट लगेंगे। ठीक है ना। कहलाता है। जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम किसी एक देशांतर रेखा को मानक मानकर निर्धारित किया जाता है, और स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए, चाहे वो कोई एक देश हो, चाहे वो कोई एक राज्य हो, या एक ही देश का कोई एक क्षेत्र हो, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसके लिए वो समय निर्धारित किया जाता है वहां सब जगह पर एक ही समय होगा, उस समय को ही हम स्टैंडर्ड टाइम के रूप में जानते हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात,
भारत के प्रमाणिक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के समय का जो निर्धारण है वो पूरे भारत में मानक समय के रूप में निर्धारित है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। तो बात कथन 1 और 2 दोनों की सही है। तो दोनों सही हैं, तो जो ऑप्शन है हमारे लिए वो 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में ये आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समय कटिबंध या टाइम जोन जिसको बोलते हैं अपन, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा चौड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में समय कटिबंध जो है, टाइम जोन जो है, ये टाइम जोन किसके द्वारा हो रहे हैं? तो ये टाइम जोन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये देशांतर रेखाओं से, और देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो कहां पर रहती है? तो वो भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि जो टाइम जोन समय कटिबंध विषुवत रेखा पर सर्वाधिक चौड़े होते हैं। देशांतर रेखाओं की इनडायरेक्ट रूप से बात कर ली कि देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को टाइम जोन के रूप में निर्धारित किया है और प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर को मानक समय के रूप में निर्धारित किया है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए ये दोनों बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपके 12वें प्रश्न का आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनमें से जो कथन सही हैं उनके बारे में आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। पहला, एक समय कटिबंध में कुल 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। अभी बात करिए अपन ने कि एक टाइम जोन जो है वो 15 देशांतरों को मानक मान करके बताया गया। प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है, प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है वो वहां का स्थानीय समय होता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो प्रत्येक स्थान पर देशांतर के अनुसार जो समय होगा वो स्थानीय समय नहीं, मानक समय होता है। तो इसलिए ये स्थानीय समय नहीं होगा, ये मानक समय होगा। तीसरा, स्थानीय समय का संबंध मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई से होता है। यानी वास्तव में स्थानीय समय जो होता है वो स्थानीय समय सूर्य की स्थिति जो होती है ना, उस सूर्य की स्थिति को बताता है। तो इसका मतलब ये भी बात ठीक है। तो कथन 1 और 3 जो है वो दोनों सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कनाडा को 6 समय कटिबंधों में बांटा है। अभी अपन पढ़ रहे थे कि कनाडा में 5 समय कटिबंध है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। समय कटिबंध विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती है और ध्रुवों पर सबसे संकरी होती है। ये चौड़ाई की बात कर ली, यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात कर ली, ये बात ठीक है। यूरोप महाद्वीप को 3 समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो ये भी बात सही है। यूरोप के अंतर्गत 3 कटिबंध है। तो इसका मतलब कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और कथन 1 गलत है। तो इसमें 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 15 पे। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को कौन प्रदर्शित कर रहा है? विषुवत वृत्त प्रदर्शित कर रहा है। पहली बात, चूंकि 0 डिग्री अक्षांश ही विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा ही विषुवत वृत्त है,
दूसरी बात, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता हुआ चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे अक्षांशीय जो भी आकार है वो घटता हुआ चला जाएगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। नहीं, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में जाएंगे तो वो कोणीय मान अक्षांशीय आएगा, देशांतर नहीं होगा। इसका मतलब कथन 1 और 2 ठीक है, तीसरा जो कथन है वो गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्रम से 1 और 2 जो कथन है वो ठीक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला, करक रेखा किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। तो इस कूट के आधार पर जो अपने को ऑप्शन मिलेगा उसमें ए में 2, बी में 3, तो ये सीधा सीधा जाएगा इसमें। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ठीक है ना, ये इसके अनुसार, चूंकि सबकी अपन ने बात करी है इनकी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है वो बताना है। करक रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। हम जानते हैं करक और मकर रेखा के बीच का कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका मतलब बात गलत है। करक रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जाहिर सी बात है ये भी उष्ण कटिबंध है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। तो 66.5 और 90 डिग्री के बीच को अपन ने नाम दिया था शीत कटिबंध। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सा भी कथन सुमेलित नहीं है। तो उपरोक्त सभी जो कथन है वो गलत है, असुमेलित है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पे चलो। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। निश्चित रूप से कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। हम जानते हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं होता है। हाँ, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने से समानांतर वृत्त जो होते हैं वो अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। तो एक बात ठीक है, दूसरी बात गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुवों को जो भी रेखाएं जोड़ती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे विषुवत वृत्त नहीं, अक्षांश रेखा नहीं, उत्तरी ध्रुव वृत्त नहीं, देशांतरीय याम्योत्तर हाँ, यानी देशांतर रेखा इनको कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। कौन से कथन सही है? सत्य कथनों पे चलना है अपने को। पहला कथन है प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर। प्रमुख याम्योत्तर कौन है? 0 डिग्री और 180 डिग्री उसके समानांतर हो गया। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलकर के पृथ्वी को दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। इस बात को हम जानते हैं। सही है बात।
180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। यानी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी एक ही है, 180 डिग्री एक ही है। तो इसका मतलब बात तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब कथन दोनों ही क्या है, ये सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 20 की व्याख्या थी। चलिए 21 नंबर पे, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करो। पहला कथन दिया है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा से पीछे का समय होता है। निश्चित रूप से निसंदेह बात सही है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसका कथन से कोई लेना देना नहीं है। कथन सही है, कारण एकदम गलत है। तो ए सही, आर गलत। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से बात थी प्रश्न नंबर 21 की व्याख्या के रूप में। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो अपने अक्ष पर एक देशांतर जब निकलता है तो उस देशांतर को निकलने के अंदर जो समय लगता है वो कितने मिनट का लगता है? तो वो 4 मिनट का लगता है। तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घुमाव होता है वो कितने देर का होता है? 4 मिनट का। यदि कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? देखिए, कैलकुलेशन करते हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है। 0 डिग्री, ये 20 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो ये बात है कि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तो ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर आएगा? तो 20 देशांतरों में जो अंतर आता है वो कितना अंतर आएगा? तो 4 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 मिनट का अंतर आ जाएगा। 80 मिनट का तात्पर्य 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा 80 में बच गया तो 20 मिनट, तो 1 घंटे और 20 मिनट का समय आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों स्थानों पर 1 घंटे और 20 मिनट के समय का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 23 के रूप में 1 घंटा और 20 मिनट जो है इन दोनों के अंतर्गत जो समय का अंतर आएगा वो अंतर रहेगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 की व्याख्या, भारत के किस याम्योत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना है? यानी भारत के मानक समय के रूप में किस देशांतर रेखा को मानक माना गया है, ये आपका प्रश्न है। तो चूंकि ध्यान रखना इसको, ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा। तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के मिर्जापुर में नैनी गांव में निर्धारित किया गया है। तो इसलिए जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है ना। तो ये 24वां प्रश्न। 25वें प्रश्न पे चलते हैं अपन। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? हम इसकी भी पूरी व्याख्या करके आए हैं कि 0 डिग्री और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में टोटल देशांतरों का फर्क 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर पार होने में लगने वाला समय कितना? तो ये 5.5 घंटे का समय, और 5.5 घंटे का समय इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो वो आएगा प्लस में, क्योंकि भारत 0 डिग्री के कहाँ पर स्थित है? पूर्व में। इसलिए भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे क्या होगा? आगे होगा। ठीक है ना। तो ये
और आंसर इसका प्रश्न का आपके लिए होगा। ये कुछ प्रश्न थे जिनको हमने पिछले कुछ दिनों में जो लाइव क्लास थी उसके दौरान पढ़ा था, उन प्रश्नों के रूप में हमने इनको सॉल्व किया है। तो ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों का जो सिलसिला है वो हर वीक अपन लेते रहेंगे और सिलेबस को करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लाइव क्लास के दौरान। धन्यवाद।